हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बहुत दिनों के बाद देखिए, बहुत प्रयास करने के बाद एक्चुअली मैं सोच रहा था कि यूट्यूब से लाइव ही लूँ। उसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे मुझे मोबाइल से लाइव नहीं लेना है। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ तो वही सेम टू सेम सेटअप मैं लाइव में भी रखूँ। इसलिए थोड़े और एक सप्ताह का इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। लेकिन तब तक के लिए हम सोचे कि जैसे कि क्लास में हम आपको बता दिए थे कि फिजिक्स में भी शुरुआत ही किए थे, है ना। और फॉर्मूला सब हम लोग कर लिए थे मोशन चैप्टर का, क्लास 9th। ओके ना। आज मैं पहले बता दूं स्टूडेंट्स कि ये क्लास 9th के लिए वीडियो है और 9th का जो फिजिक्स है तो उसमें ये स्पेशली वीडियो इस बात के लिए है कि न्यूमेरिकल्स आप कैसे बनाएंगे। मतलब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। और कुछ आपको टास्क भी करके दूंगा, मतलब टास्क आपको दूंगा करने के लिए, आप करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे वो चर्चा कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं अपना एनसीईआरटी बुक निकालिए। और हाँ, मेरा यही कोशिश है कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करें तो सिर्फ एनसीईआरटी ना बनाएं। आप एनसीईआरटी एस चंद्रशेखर के या एच.सी. वर्मा हो जाए या और भी जो भी साइट से कोई बुक हो अगर न्यूमेरिकल का, जैसे टीएमएच का होता है, तो ये सब बना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैं चूँकि ये न्यूमेरिकल पे मेरा पहला वीडियो है 9th क्लास के लिए, इसीलिए मैंने पहले एनसीईआरटी से ही शुरू किया, क्योंकि धीरे धीरे जब आप सीखने लगेंगे तो उसके बाद मैं आपके सामने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो मोशन में हम लोग को ये क्वेश्चन पहले करना है। आइए, कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जो हम लोग को जान लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मोशन, तो मोशन में आप लोग जान चुके हैं कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी में कुछ चेंजिंग होता है, उसके पोजीशन में कुछ बदलाव आता है, दैट्स कॉल्ड इन मोशन। अदरवाइज वो बॉडी रेस्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर कि मोशन और ये रेस्ट तो हम समझ गए, ठीक है ना। ये बहुत सारे टर्म्स होते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत कॉमन चीज़ है और आप लोग को ये क्लास में भी मैंने करवा दिया था। तो मैं अगर इन सब पे एक एक करके लेक्चर देने लगूंगा तो हमारा पहले 20 मिनट का लेक्चर उसी में चला जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। मैं सीधा सीधा फॉर्मूला पे काम करूंगा और फॉर्मूला में कौन चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट करता है उस पर काम करूंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हम लोग को लास्टली क्या फॉर्मूला हमको याद रखना चाहिए यही जानना है। तो सबसे पहले ये चीज़ तो आपको पता होगा कि जैसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये कॉमन बात है, ठीक है ना। इस चैप्टर में ना के बराबर इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन मान लीजिए कि एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए, है ना, जिसको हम लोग VAB भी लिखते हैं अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो इसका होता है भाई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये भी होता है, ये याद रखेंगे। अब बाय द वे अगर यहाँ पे टर्म स्पीड है, एवरेज स्पीड, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। और यदि एवरेज वेलोसिटी हो तो वहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में दोनों भाई सेम रहेगा, ठीक है। इस पे एक बहुत ही एक खास तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एवरेज स्पीड से, जो कि आपको ये बात जान लेनी चाहिए। ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि दो जगह है, जैसे A और B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये आपको नहीं पूछा जाता है। और कहा जाए कि जाने में अगर A से B तक जाने टाइम में पूरा एवरेज यानी कि VAB एवरेज स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है जाने के दौरान, और आने के दौरान मान लीजिए एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो, तो पूछा जाएगा कि पूरे जर्नी के दौरान आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो जो लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, वो तो सोचेंगे भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसमें ना तो टोटल डिस्टेंस दिया है ना ही टोटल टाइम दिया है। अब बोले बड़ा बौराहा बना रहे हो का है, ये तो ना तो डिस्टेंस देना टाइम दिया है।
तो देखो ऐसी कंडीशन में कहूँगे, आप कहेंगे कि सिर्फ जाने और आने का एवरेज स्पीड दिया है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा आऊँगा बाद में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, इनको आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर पे याद रखें। तो मैं इसको जरा बता देता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे कंडीशन में अगर ट्रिक की बात की जाए तो एक बहुत ही शानदार ट्रिक होता है ना। वो आपका ओरिजिनली मान लो कि ये जाने वाला x है और जाने टाइम का एवरेज स्पीड x और आने टाइम का एवरेज स्पीड y, तो टोटल आपका एवरेज, टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या हो जाता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप जरा 1 मिनट मिटा देते उस चीज़ को, आप ध्यान से देखेंगे तो मैं साबित कर दूंगा कि कैसे होता है भाई, ठीक है। देखो अगर आप गौर से देखेंगे इस चीज़ पे कि ये VAB जाने वाला 50 किलोमीटर था, तो फॉर्मूला क्या है VAB, ये थोड़ा हम बहुत ही बेढंग तरीके से, ठीक है, लिखेंगे। आप ऐसे एग्जाम में इस्तेमाल ना करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप ऐसे समझिए। अब मान लो कि A और B के बीच का डिस्टेंस x है ना, या कुछ भी है भाई, y A है, डिस्टेंस A है। तो देखो जाने टाइम में A से B के बीच का ये जो एवरेज स्पीड है वो कितना है 50, और टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, तो टोटल डिस्टेंस है A, टोटल टाइम टेकन, मान लो जाने टाइम में टाइम टेकन उसका T1 है, तो हमने क्या कर दिया, अब देखो T1 बराबर हम लिख सकते हैं A/50, T1 बराबर तो A/50 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से वापस जाने टाइम में कितना टाइम लगा, तो T2 बराबर हम लिख सकते हैं A/30। बोलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। अब अगर हम बात सिंपल करें अगर इस चीज़ की, तो टोटल हमारा यहाँ पे एवरेज स्पीड चाहिए अगर, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जाने में ये जाने वाला डिस्टेंस A है, आने वाला डिस्टेंस भी A है, तो बोलो ये फाइनल हमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड चाहिए, तो जाने और आने में टोटल डिस्टेंस 2a हो गया। टाइम कितना लगा भाई, तो T1 प्लस T2, ठीक है ना। तो ये देखो ये 2a, T1 कितना है, तो T1 है A/50, T2 कितना है A/30, ठीक है। हाँ तो अब देखो, तो अगर यहाँ पे करेंगे 2a, यहाँ 50 और 30 का बोलो एलसीएम क्या होगा, है ना, 50 और 30 का एलसीएम 150 होगा भाई, तो 150 3 बार में 3a, ये 5 बार में तो ये 5a, ठीक है। इसके नीचे समझिए एक छिपा हुआ है, ये इससे इंटू करेगा, तो 2a इंटू 150 है ना, अपॉन 5a, a और a खत्म, 5 से कितनी बार में 30 बार में, तो टोटल कितना आया 60। यानी इसमें पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड है तो वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इतना लंबा आप करेंगे, लेकिन कब, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तब। अगर ऑब्जेक्टिव हो तो यहाँ पे आप बैठा सकते हैं सीधा सीधा 2 इंटू 30 इंटू 50 है ना, फिर ये x प्लस वाई है, यानी 50 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 30 इंटू 50, फिर ये 80 हो गया, ठीक है। ये देखो ये 40 बार में, ठीक है, ये और ये 0 भी ख़त्म भाई, ये 2 बार में, ये 15, ये 75/2। आई थिंक कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करा है ना, लेकिन आपका ट्रिक वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। उसमें टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन निकालने के बाद जो भी है वो देखा जाए क्या है। अभी हम शुरुआत में क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से निकलने पर, फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड
यानी एक फार्मर जो है एक स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री पे है ना, उसके बाउंड्रीज पे क्या करता है, मूव करता है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। मान लीजिए ये ABCD है, यहाँ पर फार्मर है, यहाँ से वो इसी के अलोंग मूव कर रहा है, इसका मतलब है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। इसका मतलब फार्मर ये जो बाउंड्री है ना, तो इस बाउंड्री पे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, साइड भी दे दिया है भाई 10 मीटर इन 40 सेकेंड, है ना। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ, यानी ये पूरे 40 सेकेंड में एक बार पूरा मूव कर जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना। तो फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड, हाँ ठीक है भाई, क्वेश्चन सही है। यानी कि यहाँ से एक चक्कर ये पूरा 40 सेकंड में काट लेता है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। कह रहा है कि अगर वो 40 सेकंड में, अगर फार्मर 40 सेकंड में पूरे स्क्वायर का एक चक्कर लगाता है, 40 सेकंड में, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, 40 सेकंड में अगर स्क्वायर का पूरा एक चक्कर लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड के वक्त वो जहां भी रहेगा ना, उस टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए उसके इनिशियल पॉइंट से। तो मैं मान लेता हूं कि फार्मर का इनिशियल पॉइंट ए है। फार्मर का इनिशियल पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ए है। तो देखो आप ये पता करो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना वो डिस्टेंस, पहले कहाँ पे होगा, ये पहली स्थिति पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अगर ऐसे सोचो तो देखो टाइम यहाँ पे कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 गुना 60 प्लस 20, 120 प्लस 20, बोलो कितना सेकेंड हुआ, 140 सेकेंड हुआ। तो 140 सेकेंड हुआ तो देखो 40 सेकेंड में तो एक चक्कर कंप्लीट हो जा रहा है ना, 40 सेकेंड में एक चक्कर कंप्लीट हो जा रहा है। एक चक्कर का मतलब क्या है भाई, 40 मीटर का डिस्टेंस ये कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, कितने देर में भाई, तो 140 सेकेंड में। ठीक है, सॉरी 40 सेकेंड में। देखो ये 40 सेकेंड में एक बार, फिर अगले 40 सेकेंड में 2 बार, अगले 40 सेकेंड में 3 बार। मान लो ये चीज़ आप लिख सकते हैं ना भाई कि सिंस 40 in 40 seconds फार्मर कंप्लीट, है ना, 1 साइकिल। तो इसका मतलब है कि 120 सेकेंड में फार्मर कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, 3 साइकिल। तो फार्मर 120 सेकेंड के बाद भी तो वही है जहां पे अभी था, शुरुआत किया था। 40 के बाद वहीं पे आएगा जहां से शुरुआत किया था, तो 120 के बाद वहीं पे आएगा जहां से शुरुआत किया था। ठीक है, बच गया 20 सेकेंड। सोचो कि वो 40 सेकेंड में ये आपका t बराबर 40 सेकेंड है ना, और d बराबर 40 मीटर। इसका मतलब है अगर हम ये पता करें कि स्पीड, तो उसका कितना स्पीड है भाई, तो 40/40 मीटर पर सेकेंड, ये खत्म, है ना। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि मुझे जो 20 सेकेंड बचा है, जैसे 120 सेकेंड, देखो टोटल हमारे पास सेकेंड कितने 140, लेकिन 120 सेकेंड के बाद वो वहीं पर है जहां से शुरुआत किया था। इसका मतलब है कि उस समय तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं 20 सेकेंड। तो हमको ये देखना है कि उस 20 सेकेंड में कितना दूरी चलेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा। वैसे तो दिखने से स्पष्ट है कि वो C के पास आएगा, वैसे आप थ्योरेटिकली देख ले, है ना। तो देखिए, सॉरी ये तो आपका था भाई 40 सेकेंड, तो स्पीड बराबर 40/40 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा भाई तो डिस्टेंस इन 20 सेकेंड, तो 20 मीटर,
तो 20 मीटर मतलब ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, तो ये कहाँ पे चलेगा, ये सी पे आएगा। ठीक है, ये किसान यहाँ पे आएगा। अब देखो ध्यान से देखना, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस होता है ये 10 प्लस 10 टोटल 20, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए ना तो ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर का डायगोनल है, तो डायगोनल क्या होता है, साइड रूट 2 होता है, तो ये कितना हुआ 10 रूट 2, यानी रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका कितना होगा 10 रूट 2 मीटर। ये स्क्वायर का डायगोनल डिस्प्लेसमेंट है और डायगोनल स्क्वायर का होता है साइड रूट 2 मीटर, साइड रूट 2 होता है फॉर्मूला, तो 10 रूट 2 मीटर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे किस पे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो पहले जरा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे ताकि आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे फॉर्मूला का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे आने से पहले मैंने सोचा कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे भी मिलेंगे जो ग्राफ पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ग्राफ थोड़ा रिकॉल करा लेते हैं। आई होप शायद मैंने क्लास में इस चीज़ को नहीं कराया, अभी जैसे ही कराया तो फिर से लॉकडाउन हो गया भाई। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या क्या हमें चीज़ें समझनी है। ग्राफिकल क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत भी कर देते हैं। ठीक है, मेनली आपके बुक में 2 चीज़ का मेंशन किया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन कुछ बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ लेंगे तो डिस्टेंस के बदले अगर हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या यूं कहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ। इन सब में एक चीज़ कॉमन होता है ना, इन सब में एक चीज़ कॉमन होता है, वो क्या भाई, कि टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे हो गया है ना ये चीज़। ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस बनाएंगे है ना, और वाई एक्सिस को हम लोग डिस्टेंस लेकर चलेंगे, और जैसे आपको डेटा दिए गए हैं वो कि कोई बॉडी जो है वो वेलोसिटी से मतलब सॉरी इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 2 डेटा आपको मालूम है, और उस हिसाब से आप अगर पॉइंट करते हो तो एक्स एक्सिस को आपने टाइम को ले लिया, टाइम एक्सिस बना लिया, और वाई एक्सिस को आपने डिस्टेंस एक्सिस बना लिया, और तब जो डेटा रिप्रेजेंट करके जो ग्राफ खींचते हो दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए टाइम हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, समझ गए। अब रही बात कि इससे हमें क्या क्या फायदे हैं। देखो अगर ऐसा है, ये मान लिया जाए ऐसे है भाई, ठीक है ना, ऐसे कोई ग्राफ खींच दिया, जैसे भी आप खींच लो। इसके कहने का मतलब है कि जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस भी जीरो था। और एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर कोई भी लाइन, ये लाइन है, अगर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कैसा मोशन है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कर्व को रिप्रेजेंट करेगा तो समझिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है, एक बहुत ही खास बात है। वो खास बात क्या है भाई, कि अगर लाइन ओरिजिन से होकर जा रहा है ना, का मतलब कि जब समय जीरो लेंगे तो उस समय डिस्टेंस भी क्या है, जीरो है। खैर आपको इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा होगा इसमें ये है कि स्लोप ऑफ, क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ है ना dt का मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, गिव्स अस डिस्टेंस बोलेंगे। देखिए अगर डिस्टेंस बोलेंगे डिस्टेंस तो हमें स्पीड देगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वेलोसिटी देगा, है ना। तो गिव्स अस वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी। जैसे अगर आप 9th क्लास में tan थीटा cos थीटा थोड़ा सा भी जानते हो
तो मान लीजिए कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ये ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, आप अभी कंफ्यूज मत होइए। देखिए स्लोप का मतलब आप समझ लीजिए, स्लोप का मतलब ना कि ये जो एंगल यहाँ पे जो बनता है तो इसका जो tan थीटा होता है, कितना होता है भाई, tan थीटा, है ना। यहाँ स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप बराबर tan थीटा। अब कितने जन को tan थीटा नहीं मालूम होगा, बड़ी विचित्र सी बात है भाई। सिलेबस कुछ इस प्रकार से ऐसे दे दिया जाता है, ठीक है, कि ट्रिगोनोमेट्री आपको 10th क्लास में पढ़ना है और 9th क्लास में उसमें फिजिक्स से रिलेटेड है। जो जैसे 12th में भी है, जब आप आइएगा तो इंटीग्रेशन पढ़ना होता है 12th में, लेकिन उसका यूज़ क्लास 11th में के फिजिक्स में ही मिल जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स को थोड़ा पहले जानना पड़ता है, ठीक है। पहले आप ये चीज़ नोट कर ले कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस है, आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिएगा। चलो भाई लिख देता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये टाइम, और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड, है ना, गिव्स अस स्पीड। ये दो बहुत ही मैटर करता है, ये कुछ नहीं है भाई, ये ऐसा मत समझा कि एक फॉर्मूला मैंने बना दिया, है ना। ये स्लोप बड़ा ही मैटर करता है इसमें। हम इस चीज़ को मैं प्रूव करा रहा हूँ, आप चिंता ना करें, पहले इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ। स्लोप का मतलब अगर कभी मन में आए स्लोप, तो स्लोप का मतलब tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या, tan थीटा। अब tan थीटा क्या है, आओ थोड़ा मैथ्स पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये tan थीटा विचित्र सा चीज़ है सर, नाम सुने हैं लेकिन जानते नहीं हैं, नाम सुने हैं लेकिन जानते नहीं हैं। मैं आपको इसकी गहराई में तो नहीं ले जाऊंगा क्योंकि हम लोग का टॉपिक कुछ और है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी चीज़ समझा जरूर दूंगा जिससे आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या होता है। सिंपल सी बात है, आप एक चीज़ सोचो, क्या आप ये राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़े हो बालक? राइट ट्रायंगल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो राइट ट्रायंगल के बारे में जब पढ़ा है तो ये थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, P होता है, बाकी B होता है और एक H होता है, ठीक है, P B और H। अभी कुछ नहीं, बस सुनो ऐसे ही, ठीक है। और मान लो कि इस तरह का कोई चीज़ है, यहाँ थीटा है तो ये वाला P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया, ठीक है। अब आपसे कहा जाए ना कि देखो आप चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बात इनमें से 3 की करूँगा, बात इनमें से 3 की ही करूँगा, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि इसमें से ना आपको रेशियो बताना है, जैसे एक बात समझो, मान लो कहा जाए कि ये है 40, ये क्या है 40 सेंटीमीटर, और ये कहा जाए ना कि ये वाला जो है ये 80 डिग्री है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो कल को अगर कोई आपसे पूछे कि इस साइड और इसमें क्या रिलेशन है, तो आप क्या ऐसा जवाब देंगे कि एंगल जो है वो इससे दुगना है? क्या आप ऐसा जवाब देंगे कि एंगल जो है वो इससे दुगना है? आई थिंक नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि ये साइड जो ना ये सेंटीमीटर में है, जबकि ये क्या है डिग्री में है। तो सेंटीमीटर और डिग्री दोनों अलग अलग यूनिट है, इसमें कोई रिश्ता नाता हो नहीं सकता है। तो यही एंगल्स और साइड के बीच में रिश्ता नाता जोड़ने के लिए जिस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया उसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली हम लोग ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट रुको, मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको इसके बारे में फ़ायदे नुकसान, यानी जैसे ग्राफ में दे देगा 3 ऑब्जेक्ट रहेगा, पूछेगा कि इसमें से कौन ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है, किसका स्पीड ज़्यादा है, किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आप उस टाइम रट तो लोगे। कोई कहेगा कि ऐसे में ये ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा बना रहे तो वो ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में अगर कभी कभी टाइम को वाई एक्सिस पे दे देगा तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, मतलब लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। फिजिक्स का मतलब वो नहीं हो जाएगा, इसलिए थोड़ी मैथ्स को बियॉन्ड होकर के समझना हो तो समझ लो, फिर उसके क्वेश्चंस को आंसर हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो ये रिश्ता नाता बनाने के लिए भाई यहाँ पे क्या किया गया कि इनमें से 3 साइड है ना, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप इतना समझिए, साइड के सामने वाले को, सॉरी थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अब इनमें ऐसे किया गया
3 है, PBH है, तो एक बार B को हटा दिया गया, एक ने चुना P/H, एक ने चुना B/H और एक ने चुना P/B। चल भाई ऐसे ले लो, एक ने कहा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ तो P/H, एक ने कहा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ यानी कि मैं इसको छोड़ देता हूँ तो B/H, एक ने कहा चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ तो इसको, तो ये कुल मिला के ये रेशियो, ठीक है। किसी ने कहा कि ना भाई हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसका उल्टा, ये H/B और फिर ये B/P, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। लेकिन क्या अब इन 6 के अलावा भी आप कुछ लिख सकते हो? इन 6 के अलावा अब कोई और रेशियो आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। अब दुनिया वाले जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आविष्कार किया ट्रिगोनोमेट्री का, तो उन्होंने इस रेशियो का नाम जो है वो साइन थीटा रख दिया। क्या रख दिया भाई? इस रेशियो का नाम क्या रख दिया? साइन थीटा। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों रखा, बस उनका मन किया होगा और उन्होंने रख दिया। हालांकि इसका पूरा नाम ऐसे होता है, साइन थीटा का पूरा नाम जो होता है SINE, साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना। इसके लिए SIN लिया जाता है और फिर ये लिया जाता है, तो शॉर्टली इसको साइन थीटा कहते हैं। बाकी सबका भी बता रहे हैं, पूरा नाम बोल देंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये देखो, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है भाई टैन थीटा, जिसकी हमें काम करनी है अभी, यही टैन थीटा है। मैं जिसकी बात कर रहा था इसमें स्लोप की, टैन थीटा, ठीक है। मैं फिर भी उस चीज़ को समझाऊंगा, आप चिंता ना करें। तो टैन थीटा इसका नाम है, ठीक है। अब पूछो क्यों इसी का नाम कॉस थीटा क्यों पड़ा? भाई देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ तुमको, आप मेरे इसमें कोई ये नहीं है, हमको भी ऐसे ही पढ़ाएगा, आपको भी ऐसे ही पढ़ाए रहे, बस उन्होंने का मन किया उन्होंने रख दिया। हाँ, इसका नाम क्या है भाई? तो इसका कॉसेक थीटा, इसका सर तो सेक थीटा और इसका कॉट थीटा। अच्छा, तो 6 तरह के होते हैं टी रेशियोज। जी हाँ, टी रेशियोज यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 तरह के होते हैं, ठीक है। अभी बहुत काम की चीज़ बताते हैं। सोचो कि मैं भूल जाऊंगा तो सर नहीं भूलोगे, अगर आप एक सच्चे देशभक्त है तो नहीं भूलोगे, और पाकिस्तान के दुश्मन है तो नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान दो, P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। सुनो सुनो जरा, हिंदुस्तान हरा भरा, सच्चे हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कभी भी भूल गए ना तुम, कभी भी भूल गए तो ये चीज़ तो याद आएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अरे देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और एक चीज़ याद रखना, ये साइन कॉस टैन, बस हो गया, समझ गए। अब इसका तो ये तीनों उल्टा है, तो यही मेन टैन थीटा होता है, समझ गए। हाँ जी हाँ। अब मैं आपको इधर बात बताने वाला हूं। तो ये चीज तो आपने देख ही लिया भाई, है ना, टैन थीटा। अब हम लोग इसका बात करेंगे, अब हम मैथमेटिक्स में नहीं आएंगे, अब सीधा सीधा इसमें आएंगे कि हमको अब टैन थीटा से क्या फायदा है, ठीक है। एक दो चीज़ थोड़ी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बस अभी उतना जान लो बस, क्योंकि कंपैरिजन जो करना है। देखिए, तो ये अब हम लोग बात करेंगे इसका क्या फ़ायदा होगा टैन थीटा का। थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेना होगा, है ना। देखो, टैन 0 डिग्री 0 होता है, टैन 30 डिग्री 1/√3 होता है, टैन 45 डिग्री 1 होता है, टैन 60 डिग्री √3 होता है, और टैन 90 का वैल्यू इतना बड़ा होता है कि कोई हद हिसाब नहीं, तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? अगर मैं इस चीज़ का प्रूफ देने लगूँ तो हमारा वीडियो फिजिक्स पे ना होकर के मैथ्स पे हो जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ अभी आप देख लीजिए। देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये होगा, जैसे क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछा जाए, अगर जैसे मान लीजिए कि ये एक बात तो जान गए ना, डिस्टेंस का स्लोप, है ना, स्लोप जो होता है वही हमको स्पीड देता है,
वो कैसे सर? देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर यूनिफॉर्म वाला है तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए मान लो कि ये कोई एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, थोड़ा तिरछा लग रहा है, और ये ठीक है ना। स्लोप का मतलब क्या? देखो ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाता है, जितना एंगल बनाता है उसका टैन वैल्यू, उसका कौन सा वैल्यू भाई? टैन वैल्यू। मान लो कि मुझे यहाँ तक में, यहाँ तक के लिए मुझे जानना है कि स्पीड क्या है। मतलब जैसे मान लो कि ये टाइम है, ये टाइम होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये 0 टाइम है, मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये मान लो कि किलोमीटर में है, किलोमीटर में 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। एक बात और स्टूडेंट, आपको एक बात ये याद रखनी चाहिए कि देखो जो इंटरवल इस पे होता है, जैसे 5 का इंटरवल है, 5, 5, 5, 5, लेकिन इसमें इंटरवल कितना का लिए? 10, 10, 10 का। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि इन दोनों का इंटरवल सेम हो। मेरा मन, हम अलग अलग भी ले सकते हैं, समझ गए? हाँ, मुझे अब 10 सेकंड के बाद, 10 चाहे घंटा के बाद ले लीजिए भाई, जब ये किलोमीटर में है तो ये डी है किलोमीटर में, और टाइम ले लिया आवर में। तो 10 घंटे के बाद अगर पूछा जाए कि इसकी स्थिति, यानी कि उस वक्त इसका स्पीड क्या है, तो ये कितना आप देख सकते हैं, 10 और ये 4 पे है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है भाई? वैसे भी आप सोचिए, टाइम आपको कितना लगा? 10, दूरी कितना है? 40, तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम एक्चुअली क्या देता है? स्पीड देता है। डिस्टेंस बाई टाइम क्या देता है? स्पीड। तो देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये हो गई डिस्टेंस, और ये वाली जो चीज़ है ये क्या हुआ? टाइम। तो अब आप ही बता दो। वैसे भी अगर ये एक राइट ट्रायंगल है तो tan थीटा क्या हुआ? tan थीटा बराबर बोलो कितना हुआ? डिस्टेंस बाई टाइम हुआ। tan थीटा बोलो ना, अभी तो बताए हैं यार, थीटा के सामने वाले को p बोलते हैं, ये भी हुआ तो p बाई बी tan थीटा हुआ। और पूरी दुनिया जानती है, 5वीं क्लास जानते हैं कि इसी को आप क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और इस tan थीटा को हम लोग स्लोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप, स्लोप ऑफ dt, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बराबर स्पीड ऑफ द बॉडी। समझ गए? यही मेन मुद्दा था, इसी के लिए मैं कब से ऐसा कर रहा था। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा मेरी बातें कि मैं ऐसा क्यों कब से करा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। मैं अब तक मैं आपको प्रूव कर दिया कि tan थीटा डिसाइड करता है स्पीड, ठीक है। अब एक सवाल है ना, सवाल कुछ ऐसा है कि ये जो है आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है, तो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। एक यहाँ पे ऐसे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। ये A है, ये B है और ये C है। बस ये है टाइम और ये है डिस्टेंस। बस आप सब सवाल है भाई, सवाल ये है कि इन तीनों में से ये मान लो ओरिजिन है और कुछ डेटा नहीं है, 10, 20, 15 कुछ नहीं, ये तीनों, ये बड़ी कोई मान लो कोई एक कार है, ठीक है ना, A, तो उसका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कोई कार है B, उसका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कोई कार है C, उसका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो इनमें से आपको क्या करना है ना, कि आपको बताना है कि ये जैसे, एक मिनट और मैं इसको थोड़ा कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन बना दूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं और भी थोड़ा कन्फ्यूजन भरा बना दूं, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए
कि इनमें कौन से सबसे ज़्यादा फास्टर है, किसका स्पीड ज़्यादा है? तो आप पहले जवाब दीजिए, बोलिए, सोच के दीजिए, आपका जवाब क्या होगा? इनमें कौन फास्टर होगा? देखो, जवाब देने का तरीका हमारा पढ़े लिखे इंसान की तरह होना चाहिए, ना कि एक बिना पढ़े लिखे इंसान की तरह। आप सोचेंगे कि अरे ये तो सी तो बहुत दूर तक गया है, नहीं, तो ये शायद ज़्यादा स्पीड से चला होगा इसलिए दूर तक गया होगा, कतई नहीं। आपको अगर ये जवाब देना है कि कौन ज़्यादा फास्टर है, कौन स्लोअर है, तो आप डिसाइड करें पहले स्पीड, है ना। और स्पीड क्या बताता है? स्पीड जो है वो हमें कैसे मालूम चलता है भाई? तो स्पीड बराबर tan थीटा, मतलब स्लोप, और tan थीटा किसका बड़ा होगा? हमें tan थीटा से तो स्पीड मिलेगा, तो tan थीटा किसका बड़ा होगा? आइए जरा देखते हैं। जब थीटा 0 था तो वैल्यू 0 हुआ, जब थीटा 30 हुआ तो वैल्यू 0 नहीं होकर 1/√3 हुआ, 0 पॉइंट समथिंग तो होगा ना। 0 से बढ़ा कि घटा? सर बढ़ा है, क्योंकि जब 0 से 30 हो गया, एंगल बढ़ा है, तो रेशियो भी बढ़ा है, उसका भी वैल्यू बढ़ा है। अरे 30 से 45 हो गया, तो जो 0 पॉइंट समथिंग था वो 1 हो गया। तो एक बात तय है कि एंगल बढ़ जाने से tan थीटा का मान जो होता है, tan थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो बड़ा हो जाता है। तो अब कभी भी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर मेरे से कभी कोई गलती हो जाए, जैसे ये थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग होता है नामकरण में, है ना, मतलब डिस्टेंस के बदले अगर स्पीड बोला जाए, तो आप मेरी भावनाओं से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। गलती इंसान से होती भाई। तो देखिए बात है कि यहाँ पे हमको विच इज फास्टर एंड स्लो है, विच आर फास्ट, कौन कौन स्लो है, कौन फास्टेस्ट है, ये बताने के लिए स्पीड देखना है। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थीटा पर ध्यान देना होगा, थीटा पर ध्यान देना होगा। ऐसे देखो, ये जो है, ये जो एंगल है ये किसका है? ये सी का है। और इससे भी बड़ा है यार किसका? बी का एंगल, है ना। और उससे भी ज़्यादा किसका है? सी का, सॉरी ए का। तो देखो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एंगल ए का, फिर बी का, और फिर सी का। तो इसका मतलब है कि tan थीटा ए बड़ा होगा tan थीटा बी से, और इसका मतलब है कि ये tan थीटा सी से भी क्या होगा? बड़ा होगा। और जिस दिन ये पता होगा तो ये स्पीड होता है सर, तो ये स्पीड ए, स्पीड बी और स्पीड सी, ये तरीका होता है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करने का, इस तरीके से अगर स्टडी करें तो आपसे कतई गलती नहीं होगा, और ना ही कभी आप गलत करेंगे। समझ गया? तो यही तरीका होता है स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से अगर पूछा जाए कि कौन स्लोअर है सबसे, तो सबसे स्लोअर सी है, सबसे फास्टर ए है। समझ गए? अब मान लीजिए आपसे यहाँ पे अब पूछ लिया जाता है, अब ये कतई मत देखना कितना दूर कितना छोटा, नहीं, एंगल से मतलब रखना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो डी, तो अब किसका स्पीड ज़्यादा होता है? डी का ज़्यादा होता है। समझ गए ना? आई थिंक आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब बारी आती है, अच्छा सेम टू सेम बात वेलोसिटी में भी होता है स्टूडेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता है तो किसका ज़्यादा वेलोसिटी है? तो वही सेम टू सेम tan थीटा, है ना जी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं आपको अगर न्यूमेरिकल पर ले जाऊंगा तो न्यूमेरिकल के लिए आपको ये ज्ञान होना जरूरी है। ग्राफ के बिना न्यूमेरिकल मुश्किल है भाई, ठीक है। चलो, तो अब अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट इस चीज़ की कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है ना, ये बहुत आसान चीज़ है भाई। इसमें हम लोग एक देखो, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे ले लिए। अच्छा एक चीज़ ज़रा, चाहे उसको छोड़िए बाद में दिखा जाएगा, पहले ये देखो टाइम है ना, और ये वेलोसिटी, ये टाइम और वेलोसिटी हो गया भाई, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ये मान लीजिए कि ऐसा है भाई, ऐसे, ठीक है ना, और फिर ये, तो इसका स्टडी करिए। तो इसके स्टडी से पता चलता है कि
जब टाइम 0 था तब भी इस बॉडी का स्पीड कुछ था, क्योंकि देखिए स्पीड इसका वेलोसिटी 0 नहीं है। ये पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो 0 कहते वेलोसिटी। ऐसी कंडीशन कब बनती है, जैसे मान लो आप अपने घर के आपका जो घर है वो रोड के किनारे है और आप रोड पे मतलब रोड के किनारे मतलब छत पे आप ऐसे ही हो और आप गाड़ियों को आते जाते देख रहे हो, तो जब आपके नज़र में जो पहली गाड़ी आई तो आपके नज़र में जब आई तो उस समय टी तो 0 ही ना हुआ आपके लिए, उस समय टी आपके लिए 0 है, लेकिन उस बंदे के लिए जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए तो 0 नहीं ना है, वो पहले से ही चला रहा है और हमने पहली नज़र में जब देखा तब से टी 0 माने हैं, तब से टी 0 मान के चल रहे हैं। तो ये वैसा कंडीशन हो जाएगा। और जब हम अपने सामने किसी को देख रहे कि शुरू किया बढ़ना, स्पीड अप किया है ना, तो वो यहाँ से चालू होता है। समझ गए, ये मुख्य बातें हैं। अच्छा, ये इसका वेलोसिटी बढ़ते रहा। इसके बाद क्या है ना कि इसका वेलोसिटी जो है ना ये इतने समय के लिए कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी इतने समय के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब अगर 10 किलोमीटर पर आवर है तो एकदम वही का वही रह गया। फिर आगे एक पर एक ज़्यादा इंक्रीज किया, फिर डाउन होने लगा इसका, फिर उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट होने लगा। समझ गए ना? जी हाँ, तो यही होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखे, जैसे मान लो अगर एक ऐसा कर्व दिखता अगर आपको, तो इसको कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है भाई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये कर्व दिख गया तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलाते हैं। अगर हम लोग का अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा जाए तो कर्व कुछ इस तरह का ही आ जाएगा। ठीक है, कि उसमें कभी स्पीड बढ़ गया, कभी घट गया, कभी जाम लग गया, 0 हो गया, बहुत तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो बेसिकली हम लोग को ग्राफ को स्टडी इस तरीके से ही करना होता है। अब इसमें सबसे पॉइंट वाली बात क्या है ना, इसमें क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बराबर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, है ना, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ बराबर क्या होता है, तो एरिया अंडर है ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम ग्राफ। ठीक है ना। तो अगर इस चीज को हम प्रदर्शित करें, एक्सप्रेस करें, तो कुछ ऐसा आएगा। देखिए, कहना ये चाह रहा है भाई थियरी कि जो भी एरिया होता है, मतलब कि वो एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बाउंड हो, ठीक है, और टाइम एक्सिस से बाउंड हो, ठीक है, तो वो एरिया क्या होगा भाई? देखिए, वो एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ऐसा कुछ मान लीजिए ना कि ऐसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इसका ये वीटी ग्राफ है, तो ये वीटी ग्राफ अब ना मैं यहाँ से इसको रोक देता हूँ कि 30 सेकेंड के लिए, है ना। तो ये एरिया जो हुआ, ये जो पूरा एरिया बना, ये पूरा एरिया न्यूमेरिकली जिसमें आएगा, मान लो कि ये पूरा का पूरा 70 आया, तो ये 70 किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मीटर में यूनिट हो वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड हो, तो 70 मीटर में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये वेलोसिटी होता है। ये क्या होता है? वेलोसिटी। और ये वाला टाइम होता है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, जैसे मान लीजिए कि आपने इसका एरिया निकालना अगर चाहा, तो क्या करेंगे आप? बेसिकली आप ऐसे सोचिए, जरा ध्यान से सोचिएगा। मैं भी जब 9th क्लास में था, जब पहली बार पढ़ा था ये चीज़, तो मेरे मन में एक सवाल आया था, शायद आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सर एरिया का तो SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग एरिया बराबर डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल कैसे है सर? है,
थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो ज़रूर पॉसिबल है। ध्यान से देखिए, है ना। इसी से मैं आपको फॉर्मूला भी कई सारे तैयार कर दूंगा, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन भी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मान लो ये टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी है, और यहाँ से कोई एक बड़ी, पहली बार में उसका ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u था, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u था, ठीक है। और अब आफ्टर t सेकेंड के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो गया। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया भाई, v हो गया। अब ना मुझे क्या करना है कि इससे ये जितना भी इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो निकालना है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो उसके लिए हम ये एरिया निकालते हैं, जैसे ये O A, ये हो गया B और ये हो गया भाई C, ठीक है। यानी ये पूरा कवर्ड एरिया ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सोचो अगर आप एरिया निकालने चलोगे तो क्या करोगे, एक ये ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, या यूँ कहें कि पूरा आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते थे, तो ट्रायंगल का भी जब निकालोगे तो क्या करोगे, यही ना करोगे। हम ये दिखाना चाह रहे थे कि जो एरिया है वो मीटर में आएगा, अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो देखो जब आप एरिया निकालने चलोगे तो ये क्या होगा भाई, ये 1/2 बेस, तो बेस तो t है, और फिर ये करोगे तो t कितने में आता है, सेकंड में आता है, v किस में आता है, तो मीटर पर सेकंड में, ये कट गया। अब 1/2 जो भी नंबर है लास्टली इसका यूनिट किस में आया, मीटर में आया। लास्टली इसका यूनिट किस में आया, मीटर में आया। ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये मीटर पर सेकंड और इसका सेकंड, तो पर सेकंड मतलब मीटर बाई सेकंड, और नीचे वो ऊपर में सेकंड कट जाएगा। जैसे ये मान लो v इंटू टी जब करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड है ना, और ये सेकंड, ये कट जाएगा। नहीं बात समझ में आई, ऐसे ये कट के मीटर ही आएगा, इसीलिए ये एरिया मीटर के ही बराबर होता है। इस ग्राफ से हम लोग बहुत कुछ यूजुअली पा सकते हैं, है ना। जैसे एक मोशन के तीनों इक्वेशन हम लोग इसी ग्राफ से ले सकते हैं, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन हम लोग जानेंगे इसी से ही, देख लीजिए। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले इसकी, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रूव दैट v बराबर u/t, देखो तीन तरह के इक्वेशन होते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला होता है v बराबर u प्लस at, पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस at, दूसरा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो आज ये इसी पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैं प्रूफ भी दे दूंगा इसका, जैसे v बराबर u प्लस at क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट, आप ही बताइए, यहाँ पे मैं अगर थीटा लिख दूं, क्या लिख दूं, थीटा, है ना। देखो इसका जो ये है क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन का अगर डेफिनेशन आए, जब आप एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़े होंगे तो उसमें क्या बताया जाता है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा भाई, v माइनस यू बाई टी। क्यों भाई, ये v माइनस यू मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी होता है, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। और जब भी किसी चेंज में अगर टाइम से डिवाइड हो जाए ना तो चेंज इन वेलोसिटी, है ना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोल देंगे, द रेट लग जाएगा अगर टाइम से डिवाइड हो तब, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि पहले u था अब v हो गया, तो ये v होना u से ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ, और टाइम से डिवाइड हो जाना रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हुआ, और उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखें तो एक ये भी हो सकता है स्टूडेंट, देखो v माइनस यू बाई टी, ऐसे भी तुम कह सकते हैं
ये u है और ये पूरा v है, यहाँ पे जरा एक चीज़ मैं लिख लूँ, ये मान लो d, तो ये चीज़ कितना होगा, v माइनस u होगा bd, और ad तो t ही होगा, तो t होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इन ट्रायंगल ABD है ना, तो इन ट्रायंगल ABD अगर आप देखेंगे तो एक को अगर हटा करके यहाँ पे tan थीटा लिखे तो क्या दिक्कत है, बोलिए। tan थीटा अगर आप लिखेंगे तो कोई इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या मिलेगा सर, अरे बहुत कुछ मिल गया हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालना ये भी मिल गया। देखो tan थीटा को स्लोप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप। इसी स्लोप को दुनिया वाले एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी एक चीज कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ VT, स्लोप ऑफ V माइनस टी मत पढ़ लेना, VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, गिव्स अस एक्सेलरेशन, गिव्स अस एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। पॉइंट बहुत नोट करने वाली चीज है, ये हमें एक्सेलरेशन देता है। और इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो v माइनस u बराबर AT, तो v बराबर हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो u प्लस AT मिल जाएगा, v बराबर u प्लस AT मिल जाएगा। आई बात समझ में, आई होप आपको ये चीज़ आ गई होगी, है ना। अब इस हिसाब से मैं आपसे अगर कुछ सवाल करूं ऐसे कि, चलो मैं इसको ज़रा हटा दूं, मान लो मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये है सेम टू सेम जैसे मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किया था वैसे ही ज़रा बताइएगा सोच के, एक ऐसे हो है ना, एक ऐसे हो और एक ऐसे हो, ये है A, ये B, ये C, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, वेलोसिटी है और ये टाइम है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और किसका एक्सेलरेशन कम है, ठीक है ना, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और किसका एक्सेलरेशन कम है। तो आपको जवाब कैसे देना है, थीटा देख करके, यानी जिसका थीटा ज़्यादा होगा है ना उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसका थीटा कम होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। उम्मीद करता है आप समझ जाइएगा, जस्ट मैं पहले वाले की तरह मैंने सवाल किया वैसे इसका जवाब भी होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रूफ पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में एकदम तय रहता है कि यही क्वेश्चन आएगा भाई, कि ग्राफिकली प्रूव दैट S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। ग्राफिकली प्रूव दैट S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है स्टूडेंट, पहले तो कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है वो आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं है ना। पहले लिखेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u, let an object is moving with the initial velocity u and after time t the velocity become v, the velocity become v। सबका ऐसा ही नीट में ही रहेगा भाई, पहले मैं अगर टाइम t बोल रहा हूँ तो इसका मतलब t सेकेंड, मैं इनिशियल वेलोसिटी u बोल रहा हूँ इसका मतलब कि u मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी होगी, ठीक है, हो गया। अब चलिए तो इसको भी एक चीज और लिख लीजिए कि लेट s बी द डिस्प्लेसमेंट, s बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर t सेकेंड, s बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर t सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इस ग्राफ पे आइए, सीधा सीधा हम कहेंगे वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो अभी मैंने लिखवाया कि सिंस एरिया बिटवीन एक ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट है, एरिया बिटवीन, देखो ये सिर्फ लाइन AB को सिर्फ और सिर्फ लाइन AB को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं, ये पूरे सिस्टम को नहीं कहते हैं, सिर्फ A से B तक जो लाइन है ना इसी लाइन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं, समझ गए। और ये होता है टाइम एक्सिस, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ
और ये टाइम एक्सिस है ना, और ये दो परपेंडिकुलर लाइंस, तो इसको ना भी मेंशन करो तो चलेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड होता है ना, यानी ये पूरा एरिया, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी डेफिनेशन से एस बराबर एरिया ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ये पूरा एरिया, ठीक है। अब ये आप पढ़े लिखे रहे हैं अगर, तो ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इस हिसाब से एस बराबर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ओ ए प्लस बी सी, हाफ ओ ए प्लस बी सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ओ सी है, ओ सी, ठीक है। अब चलो जरा, तो एस बराबर 1/2, देखो ओ ए है यू और बी सी क्या है, तो बी सी है भाई, बी सी वी माइनस यू है ना, सॉरी वी सी जो है वो पूरा का पूरा वी है और ये टी है। इसका मतलब एस बराबर 1 देखिए u प्लस बी इंटू टी, 1/2 u प्लस बी इंटू टी। चलो ठीक है, इस बात को जरा मैं इधर लाता हूँ, तो s बराबर 1/2 u प्लस, अब देखो जरा ध्यान से, v का वैल्यू क्या होता है, u प्लस ए टी, v बराबर पहला मोशन ध्यान दीजिए u प्लस ए टी और ये t है, तो s बराबर, सबसे सिंपल प्रूफ बता रहे हैं आपको, ठीक है, सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर v का वैल्यू लिख दीजिए u प्लस ए टी, अब ये 1/2 और ये 2u प्लस ए टी इंटू टी आ गया। देखो ये 2 और 2 कट गया, t इधर से इंटू किया, तो s बराबर यू टी प्लस ये देखो हाफ ए टी स्क्वायर। तो काफ़ी जाना माना पहचाना फॉर्मूला इजीली प्रूव हो गया, जाना माना पहचाना फॉर्मूला इजीली प्रूफ हो गया, काफ़ी काम पड़ेगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई बोझ न मत लेना इसका प्रूफ करने का। देखो मैंने सामने प्रूफ कर दिया ना जी हाँ। तो चलिए अब एक और इक्वेशन बचता है, वो देख लीजिए वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए तो वो देखा जाए, एक जो है वो क्या निकल के आता है, आप अगर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करके देखिए एक बार, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करके देखिए तो क्या होगा, v प्लस यू है ना इंटू वी माइनस यू होगा। चलो v प्लस यू हमने क्या कर दिया, v माइनस यू इंटू टी, और यहाँ भी t ले लिया, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन एक काम होगा, v प्लस यू है ना, और ये हो गया a और ये हो गया t। मुझे टाइम को हटा देना है किसी भी तरीके से, है ना, क्योंकि मैं क्या प्रूव करने वाला हूँ, मैं प्रूव करने वाला हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, है ना। बस हो ही गया है, a भी आ गया है ना, 2as चाहिए। देखो जरा, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे v प्लस यू है ना, देखो आप चाहो तो यहाँ से भी काम हो गया है, यहाँ से भी ये तो आ गया 2s, क्योंकि v प्लस यू इंटू टी का वैल्यू कितना है, 2s है। देखो s बराबर इतना है ना, तो ये v प्लस यू इंटू टी, तो यहाँ पे देखो v प्लस यू इंटू टी, ऐसे v प्लस यू इंटू टी और ये a है ना, तो इसका मतलब 2s a, यानी ये 2as आ गया। तो आ गया फाइनली प्रूव हो गया कि देयरफॉर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, दैट इज वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया फिजिक्स के ये मोशन के तीनों फॉर्मूलाज का प्रूफ हो गया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब हम इस पे बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस, जिनमें मैं आपको एक आध क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा कि आपको ऐसे सोचना है, और उसके बाद आप पहले खुद से बनाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल अगला वीडियो में मेरा क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे कैसे ये करेंगे, ठीक है, ओके।
तो अगला 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं ट्रायल के लिए, ताकि आप क्वेश्चन पे काम करें। देखिए क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने के बाद यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी भी कह दे कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब U0 है। कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू किया, रेस्ट से चला मतलब इनिशियल उसका 0 था। जब आपने टाइम नोटिस करना चालू किया तो पहले से वो रेस्ट में था, उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था। अगर कभी कहे कि एक बॉडी चल रही अचानक 2 सेकंड के बाद ब्रेक लगाने के बाद वो रुक जाती है, इसका मतलब उसका V0 है। इसका मतलब क्या है उसका 0 V। ठीक है, ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला टर्म दिखे तो वो A है, सेकंड वाला रहता है तो T है ही भाई, मीटर दिखे तो वो S है। यही सब कुछ चीजें आपको गौर करनी है। जैसे देखिए अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात है कि मोटर बोट जो है स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट करता है इसका मतलब देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब U0 हो गया। ठीक है, अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट, ये देखो ये मिल गया, ये भी अंडरलाइन करने वाला चीज है। तो यानी कि मुझे इससे डेटा क्या क्या मिला, U0 है, A बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, तो T बराबर 8 सेकेंड। ठीक है, अब पूछा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस गेम, यानी कितना डिस्टेंस चला, तो S बराबर व्हाट। अब देखो S का फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये U0 है इसलिए अब T से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1/2। और देखो A, तो A कितना है, तो A है 3 और ये 8 है ना, तो ये 1/2 और ये 3 का 3 रहेगा भाई, और ये 64, 2 से 32, 32 तिया 96 मीटर, यानी बोट ने 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल करते, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट देगा, इनमें से कुछ चीज़ें करके पूछेगा। कुल मिला के आपको जो मैंने 3 तरह के इक्वेशन प्रूव कराए हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहले एनसीईआरटी ट्रायल करिएगा, उसके बाद मैं आपको एक करीब 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मतलब उतना आप कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना तक का वीडियो बहुत अच्छा से देख चुके होंगे और अगले वीडियो का इंतजार करिए, मैं उसमें तुरंत ही न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।